अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं रिफ़ा एफ़एम 102.2 एंड आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर मैटर्स, जहाँ पे मैं करियर मुख्तलिफ गेस्ट के साथ करियर के जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हम मैं उसके ऊपर एक लल्लक अंदाज़ में गुफ्तगू के अंदाज़ में उनसे बातें पूछता हूँ। तो आज मैंने जिस टॉपिक को टच किया वो शायद हम सब के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें कहीं पे जॉब करनी है। तो मेरा टॉपिक भी यही था, हाउ टू गेट अ जॉब, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की कि हमने कवर लेटर किस तरह लिखना है, रिज़्यूमे किस तरह लिखना है, जॉब के लिए अप्लाई किस तरह करना है। जो मुख्तलिफ स्टेप्स बीच में इन्वॉल्व थे, जितने कवर किए जा सकते थे टाइम को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए, उनको मैंने डिस्कस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड विद द प्रोग्राम। और लाइक हमारा पहले प्रोग्राम, आज मेरे साथ दोबारा मौजूद थी मिस सोनिया रानी और तैमूर मुश्ताक शेख, और जो कि दोनों एचआर प्रोफेशनल्स हैं, अपनी-अपनी फ़ील्ड से एक्सपर्ट्स हैं। उसी के हिसाब से उन्होंने हमें एक बेहतरीन रहनुमाई हमारी की है। तो आप प्रोग्राम अच्छा। मैम वेलकम अगेन। हमने पहले भी आपको बुलाया था और हमने बात की थी करियर काउंसलिंग के ऊपर, जिस अभी करियर के अंदर एंटर होना था। अब लेट्स सपोज कि मैं करियर के अंदर एंटर हो गया। अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि मैंने जॉब सर्च करनी है। जॉब सर्च के इनिशियल स्टेप्स जो हमारे यहाँ प्रिवेल करते हैं वो यही है कि जी आपने स्टार्ट करना है इंटर्नशिप से। अब यहाँ पे बिफोर गोइंग एनी फर्दर के डिग्री कंप्लीट होने के बाद या विद इन, एक चीज़ ये आती है कि आपको भी पता होगा कि हमारी डिग्रीज के अंदर एक कंपल्सन है कि जी 6th या 5th सेमेस्टर के अंदर आपने इंटर्नशिप मस्ट करनी है कंपनी के अंदर। तो इज इट रिकमेंडेड कि क्या 6th के बाद ही इंटर्नशिप करूँ, या मैं बीच में भी छोटी छोटी इंटर्नशिप्स करता रहूँ? क्या इसमें हम कर सकते हैं? इसमें जितने भी करियर फेयर्स मैंने अटेंड किए, मैंने स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बोली है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी आते हैं, सेकंड, थर्ड सबके आते हैं। उनको एक ही चीज़ हम लोगों ने गाइड की है कि आप लोग इंटर्नशिप, जब आपको छुट्टियाँ होती हैं, आप इंटर्नशिप करें। अनपेड इंटर्नशिप मिलती है, आप अनपेड करें। मैं इसकी डिटेल में बाद में आऊँगा। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई अनपेड क्यों करें, आजकल इतनी इन्फ्लेशन होगी, कंपनी इतना पैसा कमाती है। तो हमें एक हुँ। चीज़ अंडरस्टैंड ये करनी है कि मार्केट में हर कंपनी इतना पैसा नहीं कमा रही। कंपनीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक वो ऑर्गनाइज़ेशन है जो बहुत वेल स्टेबल्ड है, 20, 25, 30 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक हुँ। है? सब बैंकिंग साइड पे अगर हम आते हैं तो वहाँ पे बहुत स्टेबल तो ऑर्गनाइज़ेशंस आ बहुत जाती स्टेबल हैं। है, वहाँ पे तो कोई इश्यूज़ है ही नहीं हमारे पास। इश्यूज़ नहीं है वहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं अभी जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है पिछले 8-10 साल से, कि जो पाकिस्तानी सेटल्ड थे ओवरसीज़, उसमें मोस्टली यूएस में जो लोग सेटल थे और जो आईटी बैकग्राउंड रखते थे, वो लोग वहाँ काम करते थे आईटी की कंपनीज़ में। उन्होंने जब देखा कि आईटी के सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहे हैं, वो इंडिया से हो रहे हैं। बैकएंड की टीम, जो टेक्निकल टीम है, वो इंडिया में बैठी हुई है, आपको लेबर भी सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। और यूएस में आप कंपनी के ओनर हो गए। अभी मैं एम्प्लॉयी हूँ, लेकिन अब मैं ओनर हो गया, ठीक है। और वही काम मैं आपको सस्ता मैं इंडिया से करा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ पाकिस्तान में अभी इमर्ज हुई पिछले 8-10 सालों में। अब वहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया स्टार्टअप्स का, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्टार्टअप्स होंगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिड लेवल पे होंगी। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, विजन्स होते हैं, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। सबसे मेन काम तो प्रॉफिट है, नो डाउट, वो हर किसी ने अर्न एग्ज़ैक्टली करना है। आप ऐसे ही। इसीलिए बिज़नेस करते हैं, आप अपनी 9 टू 5 छोड़ के आप फुल टाइम एज़ अ एंटरप्रेन्योर, आपके लिए बड़ा मुश्किल है। ये कहना बहुत आसान है कि प्रॉफिट बहुत है, लेकिन आपको एफर्ट्स भी एक टाइम पे आपको 10-10 लोगों की इनिशियली अपना सेटअप करने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है। मल्टीपल फेलियर्स आते हैं एंड ऑल दैट। तो ये तो एक एलिमेंट है कि हमें अंडरस्टैंड करना है। हमारे बच्चों को वही हमने नोट किया, एजुकेशन सेक्टर में इतनी गाइडेंस नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन आपको वो चीज़ ऑफर नहीं कर सकती कि जो आपको एक टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है, ठीक है। इसका डिफरेंस इसी तरीके से आप देख लें कि जिस तरह एक अंडर डेवलप कंट्री और एक डेवलप कंट्री है, ठीक है। हम यूरोपियन साइड पे देखते हैं, यूके की बात करें, यूएस की बात करें, वो डेवलप्ड है, उनकी इकोनॉमीज डेवलप्ड है, उनके हर सिटीजन को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, उनकी हर चीज़ इक्वली हो रही है एज कम्पेयर टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। आप हुँ। यहाँ पे देख लें कितना पैसा होगा, लेकिन स्टिल उनकी बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगनी है, मल्टीपल उनकी ऐसी चीज़ें होंगी। तो सिमिलर चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी आ जाती है। तो बच्चों को एक ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन आपको अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, मेबी वो आपको ना दे सकती हो पैसे। हाँ, अब इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, देना चाहिए मॉरली, एथिकली, प्रोफेशनली मैं सजेस्ट ज़रूर करता हूँ। लेकिन आप ये भी देखें कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, एक स्टार्टअप है जिसको अभी बने हुए साल या 2 साल हुए हैं, तो वो मेबी ऑफर ना कर सके। लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो चीज़ काउंट होती है, आपके क्वेश्चन की तरफ अगर आके आऊँ, तो वो है लर्निंग। हुँ। मैं बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, मेरे पास एक बच्चा आया, ठीक है, वो सीवी लेके आता है अपनी। आपको आपके 8 सेमेस्टर्स हैं और आपको 4 बार
छुट्टियां होगी। एक तो आपने इंटर्नशिप कर ली जो आपकी मैंडेटरी है। अगर उस बच्चे ने 3 और इंटर्नशिप्स की हुई है, मेरा कंसर्न नहीं होगा वो पेड है या अनपेड की हुई है, लेकिन अगर उसने 3 इंटर्नशिप्स की हैं, मैं उस बच्चे को ज़्यादा वेटेज दूंगा उसके बैच फेलो से, चाहे उसका सीजीपीए भी याद दो। मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि उसने उन छुट्टियों को गेम्स पे नहीं ज़ाया किया, उसने उन छुट्टियों को सोने पे नहीं ज़ाया किया कि बस ठीक है जिस तरह एक रूटीन चल रही होती है, उसने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया। तो अगर वो अभी इस स्टेज पे जहाँ पे बहुत कम गाइडेंस अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, पेड अनपेड इंटर्नशिप जिसके थ्रू भी कर रहा है, या मे बी वो कोई कोर्सेज करता रहा अपने स्टूडेंट लेवल पे जो उसको रिक्वायर्ड है, तो वो बच्चा ज़्यादा प्रेफरेबल होगा एज कम्पेयर टू वो बच्चा जिसने कुछ भी नहीं किया, उसको एक फ्लो लेके जा रहा है, छठे सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप करनी है, वो आगे दाएं बाएं करके कोई इंटर्नशिप कर ली, ठीक, वो हम लोगों को आइडिया है कि उन इंटर्नशिप को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, बस सही वो है। इंटर्नशिप की और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा तो सीजीपीए ज़्यादा है, मुझे जॉब मिल जाएगी। नो डाउट सीजीपीए भी मैटर करता है, उस पर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसमें आपका एक लर्निंग एटीट्यूड वाला एलिमेंट आ जाता है कि वो बच्चा जो डे 1 से एफर्ट कर रहा है अपनी छुट्टियों को, अपने फ्री टाइम को कंज्यूम कर रहा है एक अच्छी चीज़ में, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उस बच्चे पे जो कि नहीं कर रहा इस चीज़ को। अच्छा, अब इसमें में एक और चीज़ भी है ना कि ये तो बात हमने कर ली इंटर्नशिप्स की ऑफिस में। अब हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ़्स के अंदर भी हमने देखा है कि सोसाइटीज़ हैं, और सोसाइटीज़ ये आजकल माशाल्लाह एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह चल रही हैं जहाँ पे मुख्तलिफ पोस्ट्स हैं। अब जैसे आपने बात की एक बंदे ने इंटर्नशिप्स की हैं। अब वही बच्चा जिसने शायद इंटर्नशिप नहीं की, वो चला गया है इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नोटेबल पोजीशंस के अंदर। जिस तरह इंजीनियरिंग की सोसाइटी होती है IEEE, उसके चैप्टर्स हैं, उसके ब्रांचेस बनी हुई होती हैं, उसमें जो बच्चे काम कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है जो बच्चा वहाँ पे काम करे, वी अंडरस्टैंड कि वो इंटर्नशिप में उसको इतना नहीं कर सकता। तो डज़ दैट ब्रिंग एनी इम्पैक्ट कि वो सिलेक्ट हो या कुछ इस तरह का? यस डेफिनेटली। देखिए, कहीं पे भी जहाँ पे उसकी लर्निंग हो रही है, वो उसे एक एनवायरनमेंट में खुद को डाल रहा है कि जहाँ पे उसने कुछ ना कुछ लर्न करना है, अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, तो डेफिनेटली वो काउंट होगी। सही। अनलेस कि वो उस फ्री टाइम को किसी यूजलेस काम में वेस्ट कर ले। सो उससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर उसके पास कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन जो विद इन यूनिवर्सिटीज़ भी सोसाइटीज़ होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, अगर वो उनमें भी पार्टिसिपेट करता है तो उसकी भी वेटेज होती है जब हम लोग रिज्यूमे देख रहे होते हैं कि उससे उसकी वही एक्टिवनेस का, उसकी वो खुद से वो कितना असर्टिव है, वो किस तरह से इनोवेशन लेके आता है, तो वो उसकी शो होती है कि वो हाँ खुद भी कोशिश करता है, ट्राई करता है, एफर्ट्स नजर आती हैं उसकी। वही चीज़ है ना कि हम इसको भी, अब चूंकि बात रिज्यूमे की हम चल पड़ी है, अब एक नॉर्मल परसेप्शन जो ये है कि अब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा रिज्यूमे के बस खाली आ गए, इस पे सिर्फ मेरा मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स का CGPA लिखा हुआ है। अब मैंने चलो इंटर्नशिप भी जॉब एक्सपीरियंसेस में आ गई, तो अब हम उस रिज्यूमे को किस तरह बेसिकली डिज़ाइन कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ी सी आगे बहस में आ जाती है कि या तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा या बहुत क्रिएटिव बन जाता है। तो उस पे जाने से पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो रिज्यूमे के अंदर हम किस तरह स्ट्रक्चर करें? उसमें क्या कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं जो बीइंग एज प्रोफेशनल्स आप देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका स्टाइल देखते हैं या उसका कंटेंट देखते हैं? कि इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। जब अगर आप तो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, सो उस टाइम पे जो आपका रिज्यूमे है, रिज्यूमे हमेशा सिंपल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए बट क्रिएटिव होना चाहिए। सही। जब आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि आप उसको एक एनरिच कर सकें फर्दर, सो उसमें आपका स्किल सेट आ सकता है। सही। आपकी फर्दर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, कोई आपने थीसिस किए हों, उनकी रिप्रेजेंटेशन आप उसमें कर सकते हैं। आप उसमें अपने इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि आप कौन-कौन सी चीज़ों में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सो अगेन आप अपनी कॉम्पिटेंसीज़ के थ्रू उस रिज्यूमे को मज़ीद क्रिएटिव बना सकते हैं। सही। अब इसमें हमारे पास पहले ज़माने में तो ये था ना कि वर्ड के ऊपर हमने बना लिया। अब हमारे पास काफ़ी टूल्स आ गए, हमारे पास फ़ोटोशॉप के टेम्पलेट्स आ जाते हैं, हमारे पास कैनवा के टेम्पलेट्स आ जाते हैं। अब आपने भी देखा होगा कि बहुत जिसे कहते हैं ना बहुत आर्टिस्टिक किस्म का बना होगा। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा ये गाइड कीजिएगा कि अब ज़ाहिर-सी बात है कि एक जॉब है, वहाँ पे 100-200 बंदों ने अपने रिज़्यूमे सेंड किए। तो अब बेसिकली कि वो रिज़्यूमेज़ जज किस तरह हो रहे होते हैं? इफ इट्स बीइंग डन बाय सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि जी अगर आपका बहुत स्टाइलिश है, तो वो सॉफ्टवेयर चीज़ें रीड नहीं करता। तो इसमें अगर थोड़ा-सा मुझे बताएँ, क्या इसमें हो सकता है? अच्छा, इसमें एक चीज़ तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि एक रिसर्च कहती है कि एक रिक्रूटर जो है या जो टैलेंट एक्विजिशन की टीम है या एचआर का बंदा है, वो 3 टू 5 सेकंड के अंदर एक सीवी, एक रिज्यूमे को फाइनल करेगा। 3 टू 5 सेकंड आपके पास है खुद को सेल आउट करने के लिए, ठीक है? ये मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप अपनी सीवी
स्टूडेंट्स हो या कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी हो, वो अपनी सीवी या अपने रिज्यूमे के थ्रू खुद को सेल आउट कर रहा है। ठीक है, हम मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं, हमें सेल्समैन जितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को सेल आउट करेगा, हम खूबियाँ बताएगा तो हम कहेंगे ये चीज़ लेने हाँ, ना भी हो, हम तभी उसके बारे में सोचेंगे जरूर। सोचेंगे ज़रूर। तो आपका सीवी पहले तो बात इन्होंने कहा सोनिया ने कि सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, आपको इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, अभी स्पेशली मैं बार-बार लिंक्डइन का नाम दे रहा हूँ। लिंक्डइन इज़ समथिंग कि एक ब्लेसिंग है इस टाइम पे लोगों के लिए। ठीक है, हम लोग जिस टाइम आए थे अपनी फील्ड में, लिंक्डइन का पाकिस्तान में सॉर्ट ऑफ आपके लिए स्टार्ट था, बहुत एक्टिवली लोग नहीं यूज़ बहुत कर रहे एक्टिव होते है। थे। अब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब मुझे डेली बेसिस पे 15-20 स्टूडेंट्स रीच आउट करते होंगे। मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, आप मेरी सीवी देख के रिव्यू करते हैं। ठीक है, मेरे पास जितने लोगों को टाइम होता है मैं उनको विद इन अ डे उस पे फीडबैक दे देता हूँ। ठीक है, कि आप अपनी सीवी को किस तरीके से इम्प्रूव करें। तो सीवी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप सिंपल रखें, बहुत से एलिमेंट्स जो है बच्चे मिस करते हैं। क्या अगेन वो है कि वो एक हेल्पिंग हैंड, वो टीचर की तरफ चले जाएंगे, टीचर ने एक स्टैंडर्ड रेज्यूमे का फॉर्मेट दे दिया, सब बच्चे उसी फॉर्मेट के पीछे चले जाते हैं। वो चीज़ उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। रही बात एटीएस की, या अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो वो हाँ, दैट डिपेंड्स, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कौन सी कंपनी क्या यूज़ कर रही है। तो उसमें आपको कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं दे सकता कि अच्छा आप ये बनाएंगे तो यही यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा होगा। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी डोमेन देख लें, आपकी डोमेन की कोशिश करें, जितना सिंपल रखेंगे उतना ईजी होगा कि वो आपका सीवी को, आपके डेटा को पिक कर लेगा। क्योंकि अभी जो एडवांस लेवल का, मोस्ट एडवांस आपका जो एटीएस सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर काम करे, उसमें ये है कि आप अपनी सीवी अपलोड करते हैं, तो पहले ये होता था आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर प्रोफेशनल, फिर एजुकेशनल आ गया डेटा, वो सब चीज़ें। अब ये है कि वो आपकी सीवी से उसको पिक कर रहा होता है। तो जितनी आपकी सीवी सिंपल होगी, जितनी इजी टू अंडरस्टैंड, जितनी उसकी स्पेसिंग इक्वल होगी, आप उसको एक चीज़ लाजमी ये देख लें कि हम लोगों का एक मैंने कॉन्सेप्ट देखा कि जब हम किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम ऑडियंस का पर्सपेक्टिव ही नहीं देखते। ऑडियंस मतलब जिसको आपने वो चीज़ दिखानी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ये लाजमी देखना चाहिए कि आपने अपने हिसाब से तो सीवी बना ली, लेकिन सीवी आपने अपना इंटरव्यू खुद तो नहीं करना। इंटरव्यू तो एचआर का बंदा करेगा, या टेक्निकल आपका कोई डोमेन का करेगा। तो आपने ये देखना है कि उसको मेरी सीवी समझ आती है कि नहीं। तो आप अपनी सीवी बना के आप घर वालों से, दोस्तों से, किसी टीचर से ये हेल्प लें। इस तरह मॉक इंटरव्यू सेशन होते हैं, आप अगर उनको सीवी दिखाएं, उन्हें कहें आपके माइंड में क्या सवाल आते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमने स्टूडेंट्स में देखा है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही अगेन दूसरा करियर काउंसलिंग नहीं है, एक दूसरे को देखा, इस डोमेन में गया, उसका कजन था, वो सक्सेसफुल हो गया, सीवी में भी यही काम है। अच्छा, इसको इस सीवी के बेसिस पे इंटर्नशिप मिली थी, उसकी सीवी का फॉर्मेट पूरी क्लास कॉपी कर लेगी, सब लोग उसी चीज़ को लेके चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ ना करें, थोड़ा सा एफर्ट पुट इन करें, घर में दिखाएं, दोस्तों को दिखाएं, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे आपकी सीवी जितनी सिंपल होगी, उतना आपके चांसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ज़्यादा होंगे अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर की अपनी रिस्ट्रिक्शन होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सीवी को अब शॉर्टलिस्ट इसमें करेगा। वही चीज़ आ रही है ना, आपने लिंक्डइन का जो जिक्र किया। अब लिंक्डइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने अगर उसके ऊपर भी प्रोफाइल सेट की है, एक रिज्यूमे आपको वो भी जनरेट करके दे देता है। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, हम क्योंकि हमने लिंक्डइन को स्टिल, मैं देखता हूँ अपने साथ के क्लास फेलोज को या आगे पीछे भी, कि हम लिंक्डइन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया हमने। लाइक हम उसको एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म, लेकिन हालांकि अगर हम सब कहने को तो वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, बट जो मेरे नज़दीक उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एक प्रोफेशनल है। लाइक आपको वहाँ पे कोई गुड मॉर्निंग और ये पोस्ट नहीं मिलेंगी, आपको सारी की सारी पोस्ट ऐसी मिलेंगी कि जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको कुछ कहीं पे जॉब एप्लीकेशन है, सिंपल चीज़ें हैं। इसमें आप कुछ लिंक्डइन के बारे में आप think- मुस्कुरा रही, मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रही थी। पाकिस्तानी है ना हम, तो आई थिंक हमने लिंक्डइन को भी थोड़ा सा यूज कर लिया। गुड मॉर्निंग आपने बोला तो कुछ पोस्ट ऐसी भी नजर आ रही होती है। तो आई थिंक हमें, अगर मैं थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं, हमारे प्रोफेशनल्स उसको काफी अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, बट हमारे स्टूडेंट्स नहीं यूज कर रहे उसको, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स मैंने बहुत रेयर देखे हैं, या वही अगेन जो थोड़े जिनमें सीरियसनेस है, आगे अपने करियर को लेके थोड़े से सीरियस हैं कि हाँ हमने आगे बढ़ना है, आगे जाना है, पैशनेट है, तो वो लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली अगर मैं उसमें देखूं तो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको आगे बढ़ना है, अभी एक सर्कल में काम कर रहे हैं, देन फर्दर आगे ग्रो करने के लिए वो देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। सो इवन इसके थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। कितने फ्री कोर्सेज आ रहे होते हैं उस पर। सो नॉट इवन फॉर सिंगल के जॉब, आप सिर्फ आपको जॉब मिल रही होगी लिंक्डइन के थ्रू, तो आप तो डिफरेंट एवेन्यूज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक और चीज़ मेरे बाद में ज़हन में ये आई, अब फॉर एग्जांपल हम लिंक्डइन के ऊपर अपने अचीवमेंट्स पोस्ट करें कि जी मैंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, ये किया, तो बीइंग अ रिक्रूटर के आप क्या, अब चूँकि बाज़-औक़ात कहीं पे पर्सनली मैं भी जो अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो और कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ कहेंगे अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल भी आप ऐड कर दें। तो क्या एज़ बीइंग अ रिक्रूटर रेज़्यूमे से ज़्यादा अब लिंक्डइन को भी देखा जा रहा है उस तरह? लाइक मैं कहूँ कि अगर मैंने लिंक्डइन को बहुत A to Z अपडेटेड रखा हुआ है फ्रॉम माय करियर, फ्रॉम माय एक्टिविटीज़, तो डज़ दैट अफेक्ट टू इन माय जॉब सिलेक्शन?
इस पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि लिंक्डइन जॉब सिलेक्शन के आपकी मतलब हायरिंग के डिसीजन पे किसी तरह से वो आ रहा हो। हाँ, लेकिन लिंक्डइन को अप टू डेट लाजमी रखें। इस पे ऑन एंड ऑफ ये होता है कि रिक्रूटर जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है वो मशीन से सॉफ्टवेयर से हट जाती है, वो ह्यूमन माइंडसेट पे भी डिपेंड कर रही होती है। एट टाइम्स कोई कैंडिडेट है, मुझे उसकी सीवी से लगा कि बहुत एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे ये आइडिया होगा कि ये अपनी सीवी में उस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर सका, तो अगर उसकी सीवी में उसका लिंक्डइन का आईडी है, मैं इमीडिएटली उसका लिंक्डइन देखूंगा। ठीक है, अब इसमें इशू ये आ जाता है कि बहुत से लोगों के पास गाइडेंस नहीं होती और उनको एट टाइम लगता है कि हम मिड या सीनियर लेवल पे आ गए हैं, तो शायद मैं किसी से गाइडेंस लूंगा तो वो समझेगा कि मैं शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ या इतना मेच्योर नहीं हूँ, प्रोफेशनली डेवलप नहीं हूँ, तो वो क्या कहते हैं अपनी मर्जी से सीवी जो समझ आई डाल दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा डेटा भी डाल दिया, हालांकि सीवी को बनाने के बहुत तरीके होते हैं। तो उसमें ये कि लिंक्डइन रोल प्ले ज़रूर करता है, ये मिड और सीनियर लेवल की पोजीशंस के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि अगर रिक्रूटर आपकी सीवी से इंप्रेस हुआ इस वे में कि हाँ आपने अच्छी कंपनीज में काम किया, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन आप सीवी के थ्रू एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाए, तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर एक दफ़ा देखेगा। और इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि क्या लिंक्डइन का डायरेक्टली लिंक अपने प्रोफाइल करना बेहतर है, या मैं जैसे आपको भी पता होगा लिंक्डट्री है या myurl.co है, इसके अंदर मेरे 4 या 5 यूआरएल्स इकट्ठे हो जाते हैं, उस तरह डालूं या लिंक्डइन को डायरेक्टली में डालूं, या इसमें एक और चीज़ आती है कि मैं अपनी वेबसाइट बना के डालूं, तो इसमें क्या सी चीज़ बेहतर है इसमें, अगर आप बताना सकें? आई थिंक लिंक्डइन का जस्ट आप सिंपल उसका लिंक भी ऐड कर देते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। अगेन जिस तरह के टूल्स अभी यूज हो रहे हैं ना, सो रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक प्रोफाइल को जाके देखे। एग्जैक्टली ऐसे ठीक ही है, है। सो अगेन मिड टू हाई पोजीशंस के लिए जरूर लिंक्डइन को भी देखा जा रहा होता है, लेकिन अगेन ये है कि थोड़ा क्रिस्प रहे आपका सीवी, और अगर आप उसमें दे रहे हैं तो लिंक्डइन का जस्ट आप लिंक भी दे देते हैं तो वो सफिशिएंट होगा। सही। अब इसमें यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अब रिज्यूमे मैंने बना लिया अपना सारी कंसिडरिंग, अब मैंने उस तरह फिजिकली इंटर्नशिप नहीं की, मैंने छोटी छोटी ऑनलाइन वर्क्स किए हैं। बाजूकत अच्छी कंपनीज तो दे कंसिडर इट, सीइंग ज़ाहिर बात है आपने किसी जगह पे काम किया, आपका एक पोर्टफोलियो बन गया, बट कुछ लोगों का ये भी होता है कि जी हमने इतना अरसा काम किया है, बट वो XYZ कंपनी वो इसको किसी खातिर में नहीं, वो कह रही जी आपने तो काम किया ही नहीं है, तो डज दैट काउंट एज वेल? ये नहीं कि अगर मैंने फिजिकली नहीं काम किया, मैंने ऑनलाइन कुछ काम कर लिया, अपनी फील्ड के रिलेवेंट है या नहीं है, तो वो उसमें ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस डू काउंट, फ्रीलांसिंग होगी या उसमें वो काउंट करती हैं? डेफिनेटली काउंट करती हैं। अगेन वो आपकी एफर्ट को शो करता है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी कि वो उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, कंपनी की वैल्यूज़ क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हर कंपनी ने ही उस ऑनलाइन एक कोर्स को या एक जॉब को प्रेफरेंस देनी है। इट डिपेंड्स कि उनका वो डायनामिक ही डिफरेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका एक स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, सो मे बी वो वहाँ पे फिट इन नहीं हो रही। सही। लेकिन एटलीस्ट उसकी एफर्ट को ज़रूर वो करेंगे रिगार्ड कि हाँ एटलीस्ट इस बच्चे में इसने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख सके। अब इसमें एक, इससे पहले कि मैं अब रिज्यूमे से अगले स्टेप कवर लेटर पे जाऊँ, यहाँ पे एक आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे द डिफरेंस बिटवीन अ रेज्यूमे एंड अ सीवी, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर लोग इसको मिक्स कर देते हैं, रेज्यूमे और सीवी को बहुत मिक्स कर देते हैं, और इसमें एक इसी में शायद ये भी बताइएगा कि इसमें एक बड़ी बहस ये है कि जी रेज्यूमे 2 पेज का करना है या सीवी 2 पेज ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अब एक बंदा जिसने ओवर उसका इतना एक्सपीरियंस है कि वो मजबूर है कि उसका 2 पेज से ऊपर जा रहा है, तो ये इसको थोड़ा डिफरेंशिएट का बता दें और वो क्या करे उसमें, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि सीवी और रेज्यूमे में डिफरेंस क्या है। रेज्यूमे जो है वो ज़्यादा आप कह रहे हैं कि यूएस साइड पे वो यूज़ होता है, सिंगल पेज डॉक्यूमेंट जो है उसको रेज्यूमे कहते हैं। सही। सीवी आपका एक पेज से डॉक्यूमेंट ऊपर जाता है, वो रेज्यूमे की कैटेगरी से हट के सीवी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, फ्रेशर्स को 1 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के जो लोग हैं, इनको मैंने हमेशा सजेस्ट किया कि आप लोग 1 पेज से ऊपर ना जाओ। ठीक है, इसमें अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम एज अ नेशन भी हम लोगों की पता नहीं ट्रेनिंग इस तरह की हुई है कि हम हर थोड़ी देर बाद कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। सीवी बनाने के लिए ग्रेजुएट किया, बहुत एफर्ट की, सीवी बना ली, बड़ी अच्छी जॉब शॉप मिल गई, सब कुछ हो गया, अब 2-3 साल बाद जॉब चेंज करनी है ना, सीवी इतनी अपडेट नहीं करेंगे। वही उसी में डाटा ऐड किया, जो जॉब डिस्क्रिप्शन मिली भी थी सारी की सारी जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के इसमें डाल दी, 3-4 पेजेस की सीवी बना दी, और लोगों की परसेप्शन होती है कि शायद मैं सारे काम ऐड कर दूंगा तो मे बी मुझे जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। ये चीज़ नहीं है। अपनी सीवी को आफ्टर एवरी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप अपडेट करें। ठीक है, ये आप लाजमी देखें। सेकेंडली, आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, वो कंपनी क्या मांग रही है, आपने वो काम अगर किए हुए हैं तो आप उनको हाईलाइट करें, एक्स्ट्रा कामों को निकाल दें। ठीक है, इसमें अब मैं इस वजह से भी ये चीज़ ऐड करता हूँ कि
अब मैं ऑलमोस्ट मुझे 6 ईयर्स होने वाले हैं इंडस्ट्री में। मैंने एचआर के मल्टीपल डोमेन्स में काम किया है। अगर मैं उसकी एग्जांपल दूं कि एचआर ऑपरेशंस है जिसमें आपने रूटीन के बेसिक ऑपरेशंस देखने हैं, एक है टैलेंट एक्विजिशन की बात आ गई, इसमें आपने हायरिंग देखनी है। अब एक कंपनी हायर कर रही है एचआर ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है, उसमें मैं ऑपरेशंस के 2 काम डाल के, ठीक है कि जी मैंने पेरोल पे भी काम किया है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे भी किया हुआ है, बाकी सारे मैं टैलेंट एक्विजिशन के काम डाल दूं कि जी हैं तो एचआर की, वो कंपनी मुझे बहुत कम चांसेस है कि शॉर्टलिस्ट करेगी। उनको यही इंप्रेशन जाएगा कि यार उस बंदे ने ऑपरेशंस में कम काम किया और ज्यादा काम टैलेंट एक्विजिशन में। तो अपनी सीवी को आप जब भी आप बना रहे हैं, आप उसको 2 से 3 वर्जन्स बना ले। टाइम टेकिंग होता है, बोरिंग होता है, नो डाउट। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता था, लेकिन मैं बहुत इजीली वीकेंड पे ना थोड़ा टाइम देता था इस चीज़ को कि अच्छा आज मैंने अपनी सीवी जो है इस चीज़ के लिए बनानी है, आज मैंने अपनी सीवी इस चीज़ के लिए बनानी है। मुझे विद इन 2 to 3 वीक्स मैंने उसको स्लोली टाइम दिया, मेरे पास 2 से 3 डिफरेंट टाइप की सीवीज आ गई। अब मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है, मैं रेलेवेंट सीवी उसको भेज देता हूँ। ये आपके लिए सॉर्ट ऑफ इनसाइड सीक्रेट है जो हम बता रहे हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से जॉब मिलती है। ये शायद आपने ये मेरा चीज़ माइंड है। रीड किया जो आपने बात की ना 2-3 वर्जन्स वाली। मैं एग्जैक्टली आपसे भी यही बात पूछने लगा था। चले रिज्यूमे की तो मेरा ख्याल है काफ़ी बात होगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कवर लेटर का। अब चूंकि मैं एक ज़माने में बहुत सुनता था लोगों से जी अपना रिज्यूमे या सीवी साथ कवर लेटर भेजें, अब हर कोई कहता है रिज्यूमे। तो आज क्या पहली चीज़ है कि कवर लेटर है क्या? मुझे ये थोड़ा सा ये समझा दें, कवर लेटर है क्या चीज़ ये? ओके, मेनली कवर लेटर में आप थोड़ा सा एड्रेस कर रहे होते हैं और आप अपना ऑब्जेक्टिव बता रहे होते हैं, ठीक है, कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सो उसके साथ आप, और अगर मैं अभी थोड़ी सी करंट ट्रेंड्स की बात करूं तो शायद ये ऑब्सलीट हो गया है अच्छा। या बहुत रेयर यूज हो रहा है इसका। तैमूर मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने बहुत कम देखा है पिछले 5-6 सालों में। मैंने देखा है कि कवर लेटर बहुत रेयर यूज हो रहा है। क्योंकि अब इसमें वही बात है कि अगर वही चीज़ आती है कि जो नई कंपनी जितनी भी मैंने देखी हैं वो सिर्फ रिज्यूमे मांगती है मेरे से, या वो साथ ये कहती हैं कि जी अपना वर्क सैंपल लगा दे, या कुछ जो कहती हैं कि जी अपना कवर लेटर भी करे। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर मेरे से कोई कवर लेटर मांग रहा है तो जो बातें मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अपनी रिज्यूमे में नहीं कर सका वो सारी मैं वहाँ पे करूँ या ना करूँ? जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगर आगे रिक्वायरमेंट है उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की तो डेफिनेटली आपको वो ऐड करनी चाहिए। सही से मतलब अब इस पे मेरा नहीं ख्याल कि अब मज़ीद इसमें अब डाइव करना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही तो बेहतर ये है कि हम उन चीज़ों पे बात करें कि जो है। अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है कि मेरा रिज्यूमे भी बन गया, मेरा जॉब एक्सपीरियंस भी पूरी है। अब अगली चीज़ आती है नेटवर्किंग। अब सोशल मीडिया नेटवर्किंग भी है, लिंक्डइन नेटवर्किंग भी है। तो क्या नेटवर्किंग बाय टाइम तो बन जाती है, बट क्या हमें एक चीज़ ये भी होती है कि जी मैंने अगर इस बंदे को रखवा दिया तो ये मेरे लिए मसला बनेगा। एक ये भी एक कॉमन परसेप्शन है। तो इस नेटवर्किंग को हमने जारी रखना चाहिए क्या इसी माइंडसेट से आगे चलना चाहिए? ये क्या है? आई थिंक नेटवर्किंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो किसी भी टाइम पे जाके रुकती नहीं। सही। वो अगर बात करें आप फ्रेश ग्रेजुएट की तो उनके पास शायद वो हॉरिजन छोटा होता है, स्मॉल होता है, विद इन यूनिवर्सिटी हो सकता है, या वो एक्सप्लोर करें तो डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनके रेलेवेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, कहीं पे ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं जहाँ पे वो जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग आए होते हैं। सही। सो इवन बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं अभी भी अगर किसी ट्रेनिंग में या किसी कॉन्फ्रेंस में जाऊँ तो वहाँ पे मेजर जो मेरे माइंड में होता है वो नेटवर्किंग का होता है कि कुछ चीज़ें लर्न कर रहे होंगे और वहाँ पे एक नेटवर्किंग भी हो रही होगी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं एचआर की, सो वो हेल्पफुल होंगे। सो अगेन फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो कितने एक्टिव हैं ऑन सोशल मीडिया और विद इन देयर यूनिवर्सिटी। वहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें जारी होती हैं कि ये इवेंट्स आ रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस आ रही है, सो उनमें वो पार्टिसिपेट करें, जिसको हम आमतौर पे प्लेसमेंट का नाम देते हैं या इवेंट सेल का, इसको हम जो है वो नाम देके चल रहे होते हैं। अब इसके अंदर इस सारे प्रोसेस का जो हमने बात की, रिज्यूमे, कवर लेटर और ये, अब चूंकि आजकल जो दौर है दैट इज ऑफ एआई, अब मुझे अगर अपना अबाउट लिखना है मैं वो भी एआई से लिखवा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे कॉमन बहस आती है कि आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी कि जी पूरा एआई से नहीं लिखवाना। वहीं कुछ लोग हमें ये मिलेंगे कि पूरा चैट जीपीटी से लिखवा के वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें व्हाट्स योर टेक? आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि यार उसको मैं यूज़ करूँ, बिल्कुल भी ना करूँ, या एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करूँ? आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा। ओके, आई थिंक इसमें देखें हर एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, ठीक है। एआई हमें हेल्प ज़रूर कर सकता है लेकिन हमारे लिए शायद वो कस्टमाइज सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। सो उसको हमने अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड ज़रूर करना है। एज इट इज़ लेके जाने से शायद जो मेरी पर्सनालिटी है वो शायद वो नहीं आ सकती। तो मुझे एटलीस्ट उसको एक बार
थिंक थ्रू करके, देख के, अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। तो सही। हेल्प के लिए हम ज़रूर उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसमें कस्टमाइज़ेशन मेरी अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि मैं हूँ ये। सो सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके मैं ऊपर? इसमें एक्चुअली यही ऐड करूँगा कि एआई या चैट जीपीटी की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने ये ट्रेंड देखा है कि बहुत से लोगों ने क्या किया कि फुली उस पर रिलाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो आपको एक सोल्यूशन दे रहा है, आपको प्रोवाइड कर रही है एक चीज़, आपको मिल रहा है, आपको टाइम नहीं लग रहा है, एफर्ट नहीं लग रही है, अपना माइंड नहीं लग रहा है। लेकिन उसकी डाउन साइड क्या है? डाउन साइड उसकी ये आ रही है कि आप अपनी स्किल और एबिलिटीज़ को लूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? इसकी एक एग्जांपल ले लें, एक साइकिल है, एक गाड़ी है, वो खड़ी हुई है, वो नहीं स्टार्ट करते, नहीं यूज़ करते, तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी बॉडी सही है। पार्ट्स जो भी उसकी है। ह्यूमन माइंड भी इसी तरीके से है। आप अगर ह्यूमन माइंड को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो वो एक स्टैग्नेंट फेज़ में आना स्टार्ट हो जाएगा। एक स्पेशल लेवल से सर्टेन लेवल से ऊपर ग्रो करना उसका वो काम जो है कम हो जाएगा। तो आप इनकी, जिस तरह सोनिया ने कहा, हेल्प लें। ज़रूर इनिशियल ड्राफ्ट बनाना है किसी चीज़ का, आप ज़रूर उसके लिए हेल्प लें, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, टॉकिंग पॉइंट्स लेने हैं, वो आप ले लें, लेकिन आप टोटली रिलाई ना करें। आप उस पे रिलाई करेंगे तो आप अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। फिर ये एक इसमें नेगेटिव यानी कि साइड है मैं बहुत अगर बड़ी। आपकी बात से जो समझा हूँ कि अगर मैं जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ टू राइट अ सीवी, टू राइट एन आउटलाइन, तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि मुझे पॉइंट्स दे दो। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि अगर हम उस पे अब उसकी एक और चीज़ भी ये है कि अगर मैं जीपीटी से फॉर एग्जांपल एक पूरा आर्टिकल लिखवा रहा हूँ, अब उस आर्टिकल में उसको मैं कहता हूँ कि जी मुझे जॉब सर्च के ऊपर पूरा आर्टिकल लिख दें, वो आर्टिकल लिख के देगा। फिर हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसमें अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग टर्निटिन और हमारे सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट्स वाले वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा होता है एआई कंटेंट, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर की साइट पे होता है वो ये बता देता है कि इतने % जो है वो है एआई जनरेटेड। तो क्या अब फॉर एग्जांपल अब बना लिया किसी ने, इस्तेमाल कर लिया, अब वही चीज़ है कि जैसे हम किसी को की बुक दे देते हैं तो वो बच्चा मैथ्स की बुक दे दी है किसी को, तो जो उसने खुद गलत करके सीखा था वो अब वो नहीं सीखेगा। लेकिन अब उसने सवाल कर लिया या मैंने उसके साथ अप्लाई कर लिया, आपने उसको रख लिया, या हाउ डज दैट इम्पैक्ट कि आपको पता लग गया कि अब ये है, तो उस केस में फिर आप क्या चीज़ देखते हैं? अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर बच्चे ये चीज़ करें और उनके इंस्ट्रक्टर्स को, उनके टीचर्स को पता लग गया है, ठीक है? तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप प्रिकॉशनरी उनको पहले ही बता दें कि उन्हें कहें आप डेटा जहाँ मर्ज़ी से लेते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम वहाँ से कर लेंगे। एक वार्निंग दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल है, आपने एक सिंपल सा पता है, आपने अगर क्रॉस किया, हुँ। पुलिस वाला वहाँ पे आपको पकड़ता है, आपको चालान होगा। एक ये है, तो आप उनको डायरेक्टली बता देंगे अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से करेंगे तो आपका थीसिस क्लियर नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट ड्रॉप आउट हो जाएगा, कोई वार्निंग है, जो भी आप करना चाहते हैं। सेकंड ये है कि आप उनको पोलाइट वे में गाइड करें। हमारे हमने ये भी एक चीज़ बहुत नोट की है कि हमारे यहाँ पे गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा लैक करती है। तो अगर बच्चे उस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो आप उनको गाइड करें। ये एक हो सकता है कि या तो अगर किसी को आपने कोई केस ऐसा पकड़ लिया तो उसके बाद गाइड कर दें मे बी। बेहतर ये होगा कि एज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर आप ये चीज़ें पहले बताएँ। पहले आप गाइड करें बहुत पोलाइटली कि बच्चों ये चीज़ आप यूज़ करें, लेकिन किस लेवल तक यूज़ करें, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है। ठीक है? उसके बाद आप उनको बताएँ कि ये तो हमने स्टेप 1 आपको बता दिया, स्टेप 2 अगर आप यूज़ करते हैं और एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर हुआ, लाइक 20% से ऊपर आपका डेटा जो है अगर एआई या चैट जीपीटी जनरेटेड हुआ, तो ये इसके आप पे इसकी डिफरेंट हमारे क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन हुँ। एसओपीज के अकॉर्डिंगली आप पे पेनल्टी हो सकती है। तो आई गेस इस तरीके से अगर आप चलें तो ये स्टूडेंट्स तो थोड़ा-सा बेहतर तरीके से ये तो चलेंगे। एजुकेशन वाली बात होगी हुँ, ना। अब आप कोई रिज़्यूमे देख रहे हो और उसके ऊपर किसी ने सारा का सारा लिखा हुआ है एआई से, बट उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो क्या वुड यू कंसीडर दैट पर्सन, या आप उसको कहेंगे यार इसने तो जीपीटी से लिखवाया, मैं इसको क्यों बुलाऊँ या मैं इस पे क्यों टाइम वेस्ट करूँ, तो आप उसको बुलाएँगे भी या नहीं? अच्छा, हम लोगों के एंड पे तो इस चीज़ का इशू नहीं है। हम लोगों के पास इंटरव्यूज़ हैं। एक बहुत अच्छा हम लोगों के पास वो एक प्लेटफ़ॉर्म होता है जिसमें हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। इंटरव्यू फ़ेस टू फ़ेस ऑनलाइन जो होते हैं उनका मकसद भी यही होता है कि एक सीवी या एक रिज़्यूमे में आपने एक रिक्रूटर को इम्प्रेस कर लिया, टेक्निकल टीम वालों को भी इम्प्रेस कर लिया कि हाँ, आपने अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अब मैं आपके उस पीस ऑफ पेपर के बेसिस पे हम आपको नहीं हायर करेंगे। हम आपको बुलाएँगे और हम आपको कहेंगे कि आप अपने जो आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको डिफेंड करें। हुँ। तो जो जितना अच्छे तरीके से अपने केस को डिफेंड करेगा, इवन वो इंटर्नशिप लेवल पे हो तब भी इंटरव्यू चल रहा है, मिड लेवल पे, सीनियर लेवल पे भी है। सही। तो हम लोगों को ये एज होता है कि हमारे केस में इंटरव्यू से तो कोई बंदा बच नहीं सकता कि इंटरव्यू को स्किप करके वो डायरेक्टली आ जाए। तो हम सही। उसको इंटरव्यू में काउंटर कर लेते हैं उस चीज़ अब पे। इसमें एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है कि ये तो हम सारी बात हमने वो की ना कि डिग्री की बात कर ली या इंटर्नशिप्स कर ली। अब ड्यूरिंग माय स्टडीज़ एक बड़ा कॉमन सवाल ये होता है कि मैंने जॉब करनी है। इंटर्नशिप्स तो ये है कि मैं फ्री हुआ तो मैंने की। अब विद माय स्टडीज़ अव्वल तो मैं उसको किस तरह रीच आउट करूँ, और अगर मिल भी रही है तो यहाँ पे आई थिंक कि आपने ज़ाहिर बात है एक्सपीरियंस के बाद आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैं अब
उस जॉब को मैनेज किस तरह करूँ? लाइक मैंने अपनी स्टडीज़ को भी अफेक्ट नहीं करना और मैंने इधर भी नहीं करना। यहाँ पे एक अक्सर ट्रेंड क्या आता है कि कुछ बच्चे जॉब उनके पास है, लेकिन वो जॉब उनकी किसी जानने वाले की है, तो वहाँ उनको टेंशन नहीं होती कि जी मेरा नाम लिखा जा रहा है। यार कुछ लोग ये करते हैं कि जी मैं जो जॉब पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, स्टडीज़ तो चलती रहेंगी साथ, तो इन दोनों में मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हुँ, मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं जो जॉब भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और पढ़ भी बहुत अच्छा रहे हैं। अच्छा। दोनों चीज़ों में बहुत एक्सीलेंट। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, काम भी कॉम्प्रोमाइज़्ड, स्टडीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़्ड। तो अगेन आपकी सेल्फ असेसमेंट आप किस तरह से लेके चल सकते हैं दोनों चीज़ों को। सही। तो सेल्फ डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्लेट में 2 चीज़ें हैं तो दोनों ही आपने करनी है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? सो अगेन टाइम मैनेजमेंट आ जाता है इसमें, आपने सेल्फ मैनेजमेंट है, आप किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। तो सही। अगर आप वो कर सकते हैं मैनेज, तो आप दोनों महाज पे चढ़ सकते हैं। हुँ, अदरवाइज़ अगर आप दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे तो शायद आपको दोनों से कोई वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते आप जो आपको आइडियली करना चाहिए। सही। अब यहाँ पे फॉर अ मोमेंट अब हमने सारी चीज़ें देख ली हैं कि मैंने अपना रिज्यूमे लिख लिया, मैंने जॉब्स कर ली, आई लैंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मैं अगर नई ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ, जैसे आपने भी काम किया, आपने भी काम किया होगा कि उनका माहौल भी अच्छा है, पीपल आर सपोर्टिव, बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू है कि किसी जगह पे जाके लैंड किया और वहाँ के माहौल ने या लोगों को देख के जब उनके एटीट्यूड्स देखी या द वे हाउ दे ट्रीट यू, लोग उस चीज़ को छोड़ जाते हैं। लाइक जॉब उनकी पसंद की थी, उनकी कंपनी पसंद की थी, लेकिन जब उस कंपनी के अंदर आए या उनका फर्स्ट इंप्रेशन इस तरह का पड़ा, तो आपके ख्याल में क्या ये एज़ बीइंग अ नया पर्सन मुझे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मैं नया हूँ तो ये रवैया हो रहा है, या जो कंपनी वाला बंदा है ये उसके समझने की ज़रूरत है कि नए बंदे को मैंने अकोमोडेट करना है? कि आई थिंक ये दोनों एंड से है। और इनफैक्ट मैं इस क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। हमने बात की रिज्यूमे बिल्डिंग की, इंटरव्यूज़ की। उसके बाद मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो फॉलो अप नहीं करते। वो थोड़ा कैजुअल लेते हैं कि हम इंटरव्यू की कॉल आई, इंटरव्यू देने गए और बस हम तो इंटरव्यू दे आए हैं। सही। देन उसके बाद भी उन्हें उस चीज़ को रखना चाहिए कंटिन्यू। एक थैंक यू ही ईमेल जा सकती है, एक अच्छा। फॉलो अप की ईमेल जा सकती है कि मैंने ये उस टाइम पे इंटरव्यू दिया था एंड अभी तक मुझे इस पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। सो थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ी सी वो आपकी चीज़ अर्ज नज़र आनी चाहिए कि आपको कुछ चाहिए। अच्छा। तो वो चीज़ भी मैंने देखा है कि मिसिंग है। हम उस तरह से कैजुअल हमें नहीं लेना चाहिए। हम थोड़े से अगर इसमें सीरियस हो जाएँ तो वो आई थिंक ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। इसमें इसमें एक चीज़ वही मैं आगे चलें कि वही चीज़ है कि मैं अगर इंटरव्यू दे के आया हूँ तो ये मैं शायद अपनी वो कुछ लोग तौहीन समझते हैं कि मैंने भेजना ही नहीं है, मैं क्यों पूछूँ, उसने रखना हुआ तो रख लेगा। तो अब बेशक आप जो बात कही सॉरी मैंने कट कर लिया तो देखिए, जब भी आप किसी इसमें अब आई डोंट नो कि ये एग्जांपल ठीक होगी या नहीं। जैसे कोई फीमेल है वो शादी करके दूसरे घर जा रही होती है तो वहाँ पे घर वाले सारे चेंज नहीं हो सकते। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? आइडियली हम चाह रहे होते हैं कि वहाँ उस घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि वो एक्सेप्टेंस हो वहाँ पे वो आ रही हो। लेकिन एट द एंड क्या होता है, जो नया बंदा जा रहा होता है उसने उस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होती है, उसने वो चीज़ें अडॉप्ट करनी होती हैं। उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उससे ज़्यादा होती हैं जो कि एंटर हो रहा होता है। और डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको डिफरेंट लोग मिल रहे होते हैं। कोई अच्छा कह रहा होता है, कोई अपने काम से खुश होता है तो बहुत आपको अच्छे फीडबैक दे रहा होता है। कुछ उन्हीं दिनों में कोई बॉस से या कहीं पे अपने सबऑर्डिनेट से कहीं पे कुछ चल रहा होता है तो वो आपकी बैड माउथिंग भी करेगा। लेकिन आपने पॉजिटिव रहना होता है। सही। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंटर हो रहे हैं और अपने काम पे फोकस कर रहे हैं तो जो आप कर रहे हैं ना वो ज़रूर नज़र आता है। सही, मतलब मैं जो आपकी बात समझ सकूँ कि मैं अगर किसी जगह पे एंटर हो रहा हूँ तो मैं ये ना सोचूँ कि जी मुझे बहुत जिसे हम कहते हैं एक आम अल्फाज में शाही इस्तकबाल होगा। लाइक चीज़ वो है कि मैंने किसी जगह पे जाके अपने आप को जो है वो मनवाना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि आपने किसी बंदे को रखा, उसने, या मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अपनी सीवी पे लिखा जी मुझे एडोब फोटोशॉप भी आता है, मुझे प्रीमियर भी आता है एंड आई हैव दैट नॉलेज। मतलब मुझे फोटोशॉप के बारे में आपने इंटरव्यू के टाइम पूछा, सारी बात एक जजमेंट होती है। बट इस आर देयर आपने कोई ऐसा केस देखा हो कि आपने एक बंदे का सीवी लिया हो, आपने उसको बुलाया हो, उससे आपने पूरा कुछ सब कुछ पूछ लिया, उसने सब बताया हो, आप उसको रख लिए। जब वो काम पे नहीं आता या कुछ उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहा होता तो फिर उस केस में डू कंपनीज या बीइंग योरसेल्फ आप उसको अकोमोडेट करते हैं कि यार आप अपने आप को साबित करो, या जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फायर
क्या इसमें आप लोग नॉर्मली करते हैं? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है, कम ही केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें उसने जो चीज़ इंटरव्यू में बताई है तो उसको ना आती है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि आप इंटरव्यू में उस चीज़ को पहले तो बात है डिफेंड करके, और जो सेकंड आपका टेक्निकल या एचआर का पैनल था, आपने उनको थोड़ा सा चीट कर लिया, ट्रिक कर लिया, तो ये बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोबेशन होती है, ठीक है। अच्छा। प्रोबेशन है, आप प्रोबेशन में एवेलुएट हो रहे हैं, कंपनी का कल्चर है, कंपनी बताती है कि ये चीज़ें आपने इस पे काम करना है, इतनी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें बहुत कम केसेस हैं कि जिनमें कोई इस तरह की चीज़ कर सकता हो। और इसमें जो फाइज टर्मिनेशन वाली केस आते हैं तो वो कम है, वो बहुत लिमिटेड होते हैं, कि मतलब कोई बहुत अगेन जिस तरह कह रहा हूँ, किसी ऐसी चीज़ में आपने ट्रिक आउट कर दिया ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है, जो कि शायद इंटरव्यू में जज नहीं हो सकती थी, लेकिन उस पर बात हुई और बस आपने एक बहुत पॉजिटिवली उस पर रिप्लाई दिया, तो कंपनी को लगा ठीक है ये चीज़ कर लेगा, और फिर आप उसको जब डोमेन में लेके आते हैं और वो चीज़ ना कर सके, तो वो एक रेयर कोई केस होगा। वरना अगर हम टेक्निकल साइड आईटी की अगर मैं बात करूँ सर, अभी मैं आईटी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, यहाँ पे हमारे टेक्निकल टेस्ट होते हैं। अब हम लॉजिकल टेस्टिंग के लिए हम टेक्निकली उस बंदे को वैल्यूएट करते हैं, तो वो ड्यूरिंग इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। तो बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें कोई चीट कर सके या ट्रिक आउट कर सके इस तरीके से, क्योंकि जारी बात है जो एक एचआर का या जो टेक्निकल टीम का पैनल है, उनके क्वेश्चन ही इस तरीके से डिजाइन आउट हुए हुए होते हैं कि आपको कोई बंदा किसी तरीके से ट्रिक आउट ना कर सके। सही। अब चूंकि बात इंटरव्यू की हुई और सबसे इन सब चीज़ों के बाद जैसे हमने बात की रेज्यूमे, कवर लेटर, सबसे आखिरी जो मैंने कंपनी के अंदर जाना दैट इज इंटरव्यू। अब इंटरव्यू को एक अगर मैं एक लाइन में पूछूं कि हाउ टू गेट थ्रू इट, यानी कि बाजू का कुछ इंटरव्यूज जो कि मैंने खुद भी किए हैं बहुत लाइट थे, मतलब वो जैसे हम लोग अभी बैठे बात कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह का माहौल दिया, उसी टाइम मेरी चीज़ें देखी, बातें पूछी वो। और एक चीज़ ये होती है कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इंटरव्यू का इन्वायरमेंट बन जाता है कि आप अपने बारे में बताएं, आपने क्यों आना है, ये है वो, वही सवाल जो शायद पिछले 10 साल से वो कर रहे हैं वो वही दोबारा कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि मैं एक एक्सेलेंट बंदा हूँ, लेकिन मैं इंटरव्यू में फेल हो रहा हूँ, या मैं उस इंटरव्यू को कैसे बाईपास नहीं सॉरी, मतलब उसको मैं इंटरव्यू को कैसे निकाल सकूँ, या उसको मैं कैसे अकम्प्लिश कर सकता हूँ। तो अच्छा, ये मुझे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन। अगर मैं इसको सिंगल वर्ड में कहूँ, लोग बहुत से ना हम लोगों को ये कहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का अगर मैं एंट्री लेवल पे बात करता हूँ, वो ज़्यादा चैलेंज ये वाला फेस करते हैं कि तैयारी नहीं की हुई, CV में रैंडम सी बनाई, उठा के दे दी, इंटरव्यू में गए, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से बस बात जो सीखी हुई है, ठीक है, अच्छा उससे ये पूछा था, ऐसे ये पूछा। नॉर्मली ये होता है कि आप जब फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, कंपनीज बुलाती हैं तो आपके एक दो दोस्तों को भी बुला लिया, तो एक जो इंटरव्यू देखे आपने उससे एक दो क्वेश्चंस पूछ लिया ऑन द स्पॉट, अच्छा ठीक है मैं ऐसे आंसर कर दूंगा बस, लेकिन अपनी तैयारी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जब मैंने स्टार्ट में इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किए तो मैंने इसी तरीके से किया कि मैं कुछ फेलियर्स हुए, इंटरव्यूज़ इतने अच्छे से नहीं हुए, तो फिर मैंने खुद ही ओवर द इंटरनेट ये चीज़ें सर्च आउट की कि क्या क्वेश्चंस हैं इनसे, वो मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। असल में हम लोगों का ये माइंडसेट होता है, हम कहते हैं ये मुझसे ये क्यों पूछ रहा है, मेरी स्ट्रेंथ क्यों पूछ रहा है, मेरी वीकनेस क्या पूछ रहा है, ठीक है, या मुझसे इस सिचुएशन के बारे में क्यों पूछ रहा है। वो बेसिकली आपको एवेल्युएट कर रहे होते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट से, कि अगर हम इसको लेके आते हैं। सर आपने कहा कि कुछ इंटरव्यूज सॉफ्ट होंगे, कुछ इंटरव्यूज बहुत हार्ड होते हैं, तो हार्ड इंटरव्यूज इस वजह से भी होते हैं कि मे बी आपका जो नेचर ऑफ वर्क है वो थोड़ा प्रेशर वाला हो। प्रेशर से मेरी मुराद ये है कि ये नहीं कि किसी दूसरे का काम उठा के आपको दे देंगे, लेकिन आपको बहुत एक्टिव रहना होगा अपने काम में हर वक्त, ठीक है, आपका एक अवेयरनेस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए। तो मे बी इस वजह से वो आपसे थोड़ा सा टफ इंटरव्यू लेते हो, ठीक है। फिर एज अ पर्सनैलिटी भी आपको एवेल्युएट करना होता है, ठीक है। मेरे जो सीनियर लेवल के लोगों के इंटरव्यूज थोड़े से कुछ पॉइंट्स पे सॉफ्ट भी होते हैं, लेकिन कुछ उनके क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने इनको इन फ्यूचर लीडरशिप रोल देना, तो वो उनको एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि हम डिफरेंट फैक्टर्स पे इनको क्या मार्किंग दें इनके इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली। मे बी मैं आपका टेम्परामेंट चेक करने के लिए कि हमारा वर्क जो है हाई प्रेशर वर्क है, तो मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस करूं कि आप प्रोवोक हो रहे हो, तो आप कितना अपने आप को काम में कंपोज रखते हैं, ये भी बड़ी चीज़ होती है। तो आप सिर्फ सवाल, लोग ये है कि नॉर्मली कैंडिडेट्स जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो फ्रंट एंड देख लेते हैं क्वेश्चन का, ये क्यों पूछा है मुझसे, ये क्यों पूछा है, मैं क्या बताऊँ इस पर। लोग रिसर्च नहीं करते इस चीज़ पे कि उस क्वेश्चन का साइकोलॉजिकल क्या वो आपसे चीज़ पूछना चाह रहा है साइकोलॉजिकली, या वो आपका उसकी बैक एंड मीनिंग क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि डायरेक्टली आपसे नहीं पूछी जा सकती। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की अगर मैं बात करता हूँ, एक
चीज़ है जो बच्चों को हेल्प आउट भी करेगी कि वीकनेसेस से मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी कमज़ोरियाँ बताना शुरू कर दें कि जी मुझे तो फ़ोटोशॉप नहीं आता, मुझे तो एक्सेल नहीं आता। उसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई कमज़ोरी थी, आपने उसको कैसे ओवरकम किया कि जी सही। मैं शुरू में एक्सेल पे काम करना स्टार्ट किया तो मुझे बेसिक डेटा एंट्री के अलावा नहीं आता था कुछ। फिर मुझे पता लगा कि एक्सेल में फ़ॉर्मूलाज़ हैं। अब मैंने यूट्यूब से सीख के तो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 मंथ्स जो है मैंने ये 5 फ़ॉर्मूलाज़ हैं जिन पे मैंने ग्रिप कर ली है। तो अभी इन 5 फ़ॉर्मूलाज़ को मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये मेरी एक वीकनेस थी जिसको मैं एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ में ले आया हूँ। तो वो ये चीज़ें आपसे इवैल्यूएट कर रहे होते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू। तो हर क्वेश्चन का एक डीप मीनिंग होता है बैक एंड पे जो एक एचआर का बंदा चाह रहा होता है कि आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर करें उस चीज़ सही, का। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ के पीछे एक जो है वो, अब इसमें एक और चीज़ याद आती है कि मैं नाम नहीं लेता कि जनरल रखने के लिए, मैं गया हूँ फील्ड ए के लिए, मतलब एक मैंने सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट के लिए गया हूँ। उसका जीडी या जॉब डिस्क्रिप्शन ये था कि मैंने सोशल मीडिया को मैनेज करना है, सारी चीज़ें देखना है। बट बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंसेस वो बंदा मुझे ले गए चला गया है कि ऑडियो इंजीनियरिंग वाली तरफ लेके चला गया। तो क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, कोई साइंस है, या बस वो चेकिंग के लिए, या वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए? मैं इसे जानना चाहिए क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही हुआ है कि मैं जॉब के लिए गया था सोशल मीडिया मैनेजर की। जब उन्होंने काम देखा सीवी वगैरह तो उस पर मैंने मेंशन किया था कि सर, उन्होंने कहा चैनल कौन सा है, मैंने दिखाया उनको, उन्होंने पूछा सारा कुछ खुद है। अब बजाय इसके कि वो डिज़ाइन का पूछते, उन्होंने मेरे से पॉडकास्ट के एलिमेंट्स पूछना शुरू कर दिया। तो मैं आपको, चूँकि आप दोनों आए हुए अच्छे माहौल में बैठे, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसके पीछे क्या थिंकिंग हो सकती है, या वो क्यों उस तरफ मुझे ले गया है? क्या वो चीज़ चेक करना चाहता है कि मैं बात अच्छी कर रहा हूँ या मैंने वैसी लिख दी है? क्या इसके पीछे हो सकती है? अच्छा, इसमें ये एलिमेंट आता है ज़रूर कि जब आप डाइवर्स थोड़ा सा स्किल सेट शो करते हैं तो वो आपको ट्राई करते हैं दूसरी डोमेन के लिए भी आपको इवैल्यूएट करने के लिए। मतलब मे बी एज अ नेचर पर्सन मुझे लग रहा होगा कि अच्छा एक मेरे पास पोजीशन ए, एक पोजीशन बी है, तो मुझे लग रहा है आप पोजीशन ए में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बातें आप मुझे इंटरव्यू में बता रहे हो पोजीशन बी से ज़्यादा रेलेवेंट है। तो सही। उसमें हम ये ट्राई कर लेंगे कि अच्छा हम एक दफ़ा आपको पोजीशन बी के लिए ज़रूर ट्राई कर लें। मे बी आप उस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से चल जाए और आप उसी को लेके चलना चाह रहे हो। मेरे साथ पर्सनली ये चीज़ हो चुकी है। मुझे बहुत लोगों ने इवन ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी टाइम भी ये कहा कि आपके मतलब स्पीकिंग स्किल्स हैं, सब कुछ है। इवेंट मैनेजमेंट में मैं एक्टिव था, तो मुझे सब लोग कहते थे कि मार्केटिंग की तरफ आओ, लेकिन मेरा मार्केटिंग की तरफ इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट एचआर की साइड पे था वेरियस रीजंस पे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दिया, तो ऑलमोस्ट कह लें कि 1 साल पहले की बात होगी। मैंने इंटरव्यू दिया, मैं एचआर के पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया। अब उनके पैनल में उनके काफ़ी सीनियर मेंबर्स थे, एचओडीज थे, मार्केटिंग के भी थे, फाइनेंस साइड के, एचआर के भी, उनके जीएम भी बैठे हुए। तो मुझे आफ्टर द इंटरव्यू जो फीडबैक मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी जो मार्केटिंग की जीएम है वो आपकी पर्सनालिटी से, आपकी चीज़ों से इम्प्रेस हुई। तो वो कह रही कि मैं इसको ट्रेन आउट कर लूँ कि हमारी मार्केटिंग की चीज़ों के लिए ठीक है और बाकी ये चीज़ें मैनेज कर लेगा। तो ये चीज़ आती है दरम्यान में कि, और ये इस वजह से आती है कि हम लोग ये नॉर्मली देखते हैं कि बस मैं एक डोमेन में चला गया तो मैं वही काम करूँगा। नहीं, ये चीज़ नहीं है। इंसान के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, आप मल्टीपल चीज़ों पे काम कर सकते हैं। एचआर की जिस तरह अगर मल्टीपल में बात करता हूँ, हमारा बैकग्राउंड वही है, तो ये नहीं कि आप एचआर के ऑपरेशंस में गए हैं तो बस आप पूरी ज़िंदगी डॉक्यूमेंटेशन ही करते रहेंगे, ये चीज़ नहीं है। आप मल्टीपल डोमेन्स के अंदर काम कर सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी कैंडिडेट्स में भी ये चीज़ है। स्पेशली कुछ ऐसी डोमेन्स होती हैं कि जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, तो मी बीइंग एन एचआर पर्सन, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि मैंने अपनी कंपनी में सोशल मीडिया खुद स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया की नो हाउ थी। टेक्निकल नो हाउ नहीं थी, लेकिन मुझे ओवरऑल एक सरफेस लेवल पे नो हाउ थी। तो मैंने उनको एक वो डोमेन एस्टैब्लिश करके दी। वो डोमेन एस्टैब्लिश हुई, बाद में हमने और टेक्निकल लोग लाए। जब मुझे लगा कि मैं इस लेवल से ज़्यादा नहीं देख सकता, मतलब मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, अब या तो मेरी डोमेन चेंज करके मैं सोशल मीडिया पे आऊँगा, तो हमने टेक्निकल लोग हायर किए जिन्होंने उस पॉइंट से, लेकिन मेरे में वो स्किल सेट था कि एटलीस्ट मैं सोशल मीडिया के डोमेन को बेसिक लेवल पे मैनेज कर सकता था। तो ये होता है कि कुछ ऐसी डोमेन्स होती हैं। मतलब सर, मुझे खुद ग्राफिक डिजाइनिंग साइड पे इंटरेस्ट था, तो मैं उस पर कुछ थोड़ा बहुत काम करता रहा। अब काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट नहीं हूँ। तो ये एक ह्यूमन टू ह्यूमन भी डिपेंड करता है कि अगर आपके अंदर इस चीज़ का इंटरेस्ट है, आप किसी और चीज़ पे काम कर सकते हैं, तो मे बी वो आपको उस चीज़ के लिए कंसिडर करें। बिफोर वी बिड फेयरवेल टू ईच अदर, को जिस सपना सर ने अपने एक्सपीरियंस बताया, कोई आपका इस तरह का आपकी जर्नी में कोई एक्सपीरियंस हो, आपको इस तरह का याद हो या आप इससे कोई रिलेट कर पाएँ, तो प्लीज़ उसको भी शेयर करें। मैं अगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस बताऊं तो मल्टीपल हैं, और मेरी भी जर्नी थोड़ी ऐसी रही है कि मैंने एचआर की हर डोमेन में काम किया है। अच्छा, माशाल्लाह। एचआर के अलावा मैंने किसी और प्रोफेशन को नहीं एक्सप्लोर किया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एचआर में मैंने डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर किया है। सो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि बेसिक से बिल्कुल रूट से चीज़ों को लेके स्टार्ट किया है, और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ चीज़ें डेवलप्ड मिली हैं और देन उनमें फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, सो उन पे काम किया है। तो
किसी और डोमेन का शायद उस तरह से एक्सपोजर नहीं है अभी तक, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर मुझे लगा कि मेरी स्किल सेट के अकॉर्डिंगली अगर मुझे कोई और करियर, कोई और प्रोफेशन में जाने का चांस मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली ऑप्ट करूँगी। सही, मतलब मेरा ख्याल है कि अब हम एक दूसरे से इजाज़त ले लेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ों के ऊपर, एंड आई होप सो कि जो हमें शायद हमारी इस गुफ्तगू को सुनेंगे तो उनके लिए भी कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, वेलकम। एंड आई वाज हैप्पी कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर, लाइक आई मस्ट अप्रिशिएट कि लाइक 2 या 3 दिन में सर ने मेरे से रीच आउट किया और आज हम यहाँ पे साथ बैठे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, और आई होप आपको भी लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you.